अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी। स्टॉक मार्केट काफ़ी दबाव का शिकार है। आज थोड़ी सी बेहतरी हुई और बहुत कम गिरावट का शिकार रही, लेकिन बेहतरी से मुराद ये है कि अब 44 और 45 के बीच में मुस्तकिल लगता है काफ़ी अरसा खड़ी रहेगी। मार्केट एकदम से बूस्ट की थी ऊपर जाने के लिए और 47-48 को छूने लगी तो लगा लोगों को कि एक बार फिर 50,000 पॉइंट्स के हद को छू लेगी मार्केट, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और मार्केट बहुत ज़्यादा डिप्स लेने के बाद कभी कभी का दिन तो ऐसा गुजरा मार्केट में कि 2100 हिस्से पॉइंट्स की भी कमी देखी गई एक ही दिन में। और जहां पर बेहतरी की बात आई तो फिर 8-800 700-700 पॉइंट्स बेहतरी भी हुई, लेकिन 2100 पॉइंट्स की बेहतरी एक साथ एक दिन में नहीं हुई। एक तरफ मामलात एफएटीएफ के, दूसरी तरफ मामलात आईएमएफ के, तीसरी तरफ मिनी बजट की बातें और फिर चौथी तरफ गवर्नमेंट की जानिब से एफबीआर को मजीद पावर्स देने की बातें। इसके साथ पूरी कौम परेशान अपनी जगह, क्योंकि महंगाई का पारा अब तक कंट्रोल नहीं हो पाया जो कि हुकूमत की अवलीन तरजीहात में होना चाहिए। गैस अलग महंगी और आ भी नहीं रही, इंडस्ट्री को अलग मिलना बंद हो गई, कैप्टिव पावर प्लांट्स के पास भी गैस मौजूद नहीं, उसके बावजूद घरेलू सारिफिन इसी गैस की वजह से शदीद परेशानी का शिकार हैं, जो बेचारे लकड़ियाँ जला रहे हैं और सिलेंडर्स भरने की कोशिश कर रहे हैं। और आप सब लोग जानते हैं कि अब उन सिलेंडर्स की कीमत भी कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ हुकूमत के कर्ज बढ़े, इस पर भी आज बात करेंगे, और इंडस्ट्री पर कितना दबाव बढ़ रहा है, इससे हम अपनी एक्सपोर्ट्स की सूरत हाल को बेहतर कैसे कर सकते हैं इस सिचुएशन में। चूंकि अब लगता यूँ है कि हुकूमत के पास मिनी बजट के बाद अगले बजट की तैयारी के लिए भागदौड़ होगी और कोई बहुत बड़ी ड्रास्टिक पॉलिसी चेंज नहीं आएगा जिससे तमाम तर सेक्टर्स में बेहतरी के अचानक से इम्कान दिखने लगे। वक्त कम है हुकूमत के पास और मुकाबला बहुत सख्त है। शेख आमिर वहीद साहब, साबिक सदर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हमारे साथ मौजूद है, हमें ज्वाइन किया है। आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। एहसन मेहनती साहब, डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। राना एहसान अफजल खान साहब, माहिर मुआशियात हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया जी तीनों हजरात का। पहले सर ज़रा मैं स्टॉक मार्केट पर थोड़ी सी बात करूँ, फिर आप हजरात से कारोबारी सूरत हाल पर भी बात करता हूँ। एहसन साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। एहसन साहब सर, बहुत तेज़ी से मार्केट बेहतरी की जानिब नहीं जा रही, लेकिन गिरावट की जानिब तेज़ी से जाती है। जब बेहतरी की बात होती है तो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती है। आज भी थोड़ा सा दबाव से निकल के कुछ बेहतर लग रही थी, थोड़े से पॉइंट्स में कमी हुई। सर बहुत सारी रीज़न थे जिस पर हम बात करते हैं, लेकिन क्या मैं आपसे ये जान सकता हूँ कि हम कहीं फंडामेंटल्स में भी बेहतरी देख रहे हैं या वहाँ पे भी कोई परेशानी है? देखिए, बिल्कुल प्रॉब्लम्स तो आपको नजर आ रहे हैं, और जो हमारा $7 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट है जुलाई से नवंबर तक का, आई थिंक कि वो एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से रुपीन स्टेबिलिटी है, एफडीआईज इम्पैक्ट हो रही हैं। तो आई थिंक कि जो मामलात हैं उनको हम जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते। जो हमारी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि बतदरीज जो है वो पावर प्राइसेस जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, और फिर जाहिर है हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं इनकॉम्पिटिटिव होती हैं। जहां कहीं भी पावर टैरिफ हम बढ़ा देते हैं या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है। अब हमारा एक्सटर्नल डेट भी एक ऐसा इशू है कि अब 10 मोस्ट इंडेप्टेड नेशन के अंदर हमारा नाम आ गया है, और जाहिर है वहां पर हमारा $127 बिलियन से ज्यादा जो है वो एक्सटर्नल डेट है, और फिर जाहिर है इसकी रीपेमेंट है इसी गवर्नमेंट में $55 बिलियन तक। जिस तरह से पॉलिटिकल जो है वो इंफॉर्मेशन हमें रिसीव हो रही है और रिपोर्ट्स हैं, अब आई बिलीव कि ये जो रीपेमेंट है, डेट रीपेमेंट है और वो एक्सटर्नल है, यूरोपियन अनसर्टेनिटी तो बिल्कुल लेकर आएगी। अगर एफडीआईज हमारे पास नहीं आती या हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो नहीं बढ़ते एक्सपोर्ट की मद में या फिर रेमिटेंस मद में, अब करंट अकाउंट डेफिसिट को सबसे पहले खत्म करना है। ये अपेरेंटली नजर आ रहा है कुछ $11-12 बिलियन तक जो है वो जाएगा इस साल का, और फिर इसकी रीपेमेंट है और फिर जाहिर है डेट की रीपेमेंट है। ये ऐसे मामलात हैं जिसको हम इग्नोर, सर्कुलर डेट क्राइसिस है, फिर इसके अलावा जो हमारा इस वक्त हम देख रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता चला जा रहा है, इंडस्ट्री को गैस जो है नहीं मिल रही है और फिर इंडस्ट्री बंद है। तो आई थिंक कि ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जहां पर इंडस्ट्रियल आउटपुट आपका गिरते हुए नजर आ रहा है, और फिर साथ में एक्सपोर्ट्स जाहिर है वो इनकॉम्पिटिटिव होंगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से, और फिर जिस तरह से बताया रुपये की अनसर्टेनिटी है अगेंस्ट डॉलर। तो ये सारी चीजें अगर हम इसको कंबाइन करें या कंसोलिडेट करें तो एक इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है जो मार्केट को इस वक्त इम्पैक्ट कर रही है। इसके अंदर कुछ कंपनीज के फंडामेंटल्स या रिकॉर्ड रिजल्ट हमें नजर आए थे। ऑयल सेक्टर वगैरह के अंदर जो कंपनीज की इनकम होती है वो जाहिर है फॉरेन
एक्सचेंज की जो रेट्स बढ़ते हैं रुपी अगेंस्ट डॉलर अगेंस्ट रुपी, वो उनकी अर्निंग्स बढ़ जाती हैं। तो कंपनीज की अर्निंग्स अगर बैंकिंग सेक्टर की देखी जाए या ऑयल कंपनीज देखी जाए या स्टील, तो वहां पर अर्निंग्स बेहतर हो रही हैं। बट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पाकिस्तान का इतना इनकन्वीनियंट है कि वो जो है वो मार्केट में स्टेबिलिटी को इंस्टेबिलिटी में कन्वर्ट करता है। चले, ये 2-3 चीज़ें हैं जिस पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे। मैं ब्रेक से वापस आता हूँ तो इस पर ज़रा बात करेंगे कि अब जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, क्या उसकी बेहतरी इसी टेन्योर में हो जाएगी इस गवर्नमेंट के, या फिर ये गवर्नमेंट ये सोच रही है कि आने वाले टेन्योर में उसमें बेहतरी करें। वापस आते हैं ब्रेक से तो इस पर बात करेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले बहुत सारी चीज़ों पर बात की एहसन मेहनती साहब ने। मैं चाहूँगा उन्हीं तमाम तर चीज़ों पर आज ज़रा ज़्यादा डिस्कस करने, जिसमें ख़ास तौर पर डेफिसिट्स का जिक्र किया है एहसन मेहनती साहब ने। तो शेख आमिर वहीद साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, राना एहसान अफजल खान साहब भी मौजूद हैं, एहसन मेहनती साहब भी मौजूद हैं। आमिर भाई, डेफिसिट्स अपनी जगह, लेकिन एक कारोबारी तबके के लिए मुश्किलात, मुझे पता है कि आप ख़ुद कारोबार आप पाकिस्तान में कर रहे हैं, यहाँ पर आपका कारोबार घी रिलेटेड है, बाहर से हम घी मंगवा लेते हैं, वो भी महंगा, खाने पीने की चीज़ें महंगी, चीनी महंगी, गन्ना हमारे यहाँ फिर भी चीनी महंगी। अब हम अगर कोई बात करें, ऑटो पॉलिसी आई है, इसी तरह एक तिजारती पॉलिसी भी फाइनली को नज़र आ गई हमें कि उसका भी कोई काम। क्या फ़र्क पड़ेगा सर इन चीज़ों से? अब का टाइम बड़ा कम है इस गवर्नमेंट के पास और मिनी बजट भी सर पे। असल में जो भी काम होता है ना जी, उसके पीछे पहले कोई प्लानिंग नहीं होती, प्लानिंग का फुकदान होता है, प्लान नहीं किया जाता। आप शॉर्ट टर्म में जो भी काम कर रहे होते हैं शॉर्ट टर्म में कर रहे होते हैं, लॉन्ग टर्म कोई पॉलिसी अभी तक नहीं दी जा रही। पिछले 3 साल से अगर कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी आई होती तो ये सारे जो है मामला से हम लोग ना गुजरते। शॉर्ट टर्म में हम कोशिश करते हैं, जैसे आप LNG की मिसाल ले लें कि शॉर्ट टर्म में हम LNG स्पॉट में बाइंग $30 पे कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में हम $12 पे कर रहे हैं। अगर और फर्दर उसको लॉन्ग टर्म पे करते हैं तो हम $8-9 पे भी कर सकते थे। तो इसी तरह हमने जो है पेट्रोल की चीज़ों की बजाय फर्नेस ऑयल को ज़्यादा इंपोर्ट कर लिया, पाकिस्तान में सरप्लस पड़ा है। ठीक है, ठीक है ना। ये चीज़ें तो ये प्लानिंग ना होने की वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ रहा है। सर हमारा नजर तो मान ही नहीं रहे, वो तो कहते हैं जी LNG वाला तो हमने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, हमें गलत कहा जा रहा है। सर जी बिल्कुल किया होगा, लेकिन नज़र नहीं आ रहा ना। नज़र एक चीज़ नज़र आनी चाहिए, गैस है ही नहीं। देखिए ना, अब अगले जो 15-20 दिन है हमारा, ये समझ लें जो जनवरी का पूरा महीना है, इसमें आपको इंडस्ट्री को भी गैस नहीं मिलेगी, ठीक है, घरेलू सार्फिन को भी नहीं मिलेगी, कैप्टिव पावर के पास नहीं है। फिर आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं, आप रिलाय करते हैं हमें डॉलर चाहिए, तो डॉलर कैसे आएगा जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी? तो जो हमारी एनर्जी की जो चीज़ें, हमारी यूटिलिटीज़ की चीज़ें, बिजली, गैस, पानी, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी तो हम आगे सर्वाइव कर सकेंगे, एक्सपोर्ट को बढ़ा सकेंगे। तो एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पा रही, ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है और मज़ीद बढ़ेगा, और उसका सारा पैसा जो प्रेशर है हमारी, वो हमारी उसके ऊपर, पैसे के ऊपर आएगा। सर फिर वही होगा कि वो जो टैक्स रिटर्न्स वाले मामला फंसे रहे बड़ा लंबा अरसा, फिर वैसे ही कुछ देखने जा रहे हैं। बस मामला FBR से भी रिलेटेड आपको पता ही है, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं आती, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ आती हैं। आपने रेवेन्यू कलेक्ट करना होता है तो पेट्रोल बढ़ा देते हैं, बिजली बढ़ा देते हैं, गैस बढ़ा देते हैं, तो आपका रेवेन्यू बढ़ जाता है। तो इस तरह तो शॉर्ट टर्म में चीज़ें नहीं करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। हमारे जो FBR के जितने भी हमारे जो पॉलिसीज़ हैं वो लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म है सब। सही, ये तो बड़ी डेंजरस बात हो जाएगी अगर हम इसी तरह शॉर्ट टर्म पे मजीद चलते रहिए। शॉर्ट टर्म ना होती तो शायद मिनी बजट लाने की कभी जरूरत ही ना पड़ती। बिल्कुल, ये बात आपकी सही है। 360 अरब के आसपास और फिर नए टैक्सेस लगने जा रहे हैं। राना साहब, सर पहले ज़रा कर्ज़ों पे बात करता हूँ, फिर ये मिनी बजट पे आप दो हज़रात हमारे साथ हैं तो दोनों से बात करूँगा। सर कर्ज़ इस गवर्नमेंट ने पिछले 5 माह की अगर मैं बात करूँ रवा माली साल के, तो $4 अरब 60 करोड़ का गैर मुल्की कर्ज लिया। हम सर कर्ज लेते हैं और पिछला कर्ज वापस करते हैं, फिर जब नया कर्ज लेते हैं तो उसकी जो शराइत होती हैं, शराइत सूद के साथ वो डिफरेंट होती हैं, फिर हम उसमें फंस जाते हैं। अब कर्ज लेके कर्ज वापस करें तो क्यों ना हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाकर, एग्रीकल्चर पे इन्हिसार करके, इंडस्ट्री को बेहतर करके, खास तौर पे SME सेक्टर को अगर अब तक बूस्ट कर लिया होता तो बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी। सर जापान आपके सामने एक मिसाल है, जर्मनी आपके सामने मिसाल है। SME जिस तरह से काम करते हैं तो वो उनकी इकोनॉमी में एक बड़ा इंजेक्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज है, जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है या आपका जो ट्रेड इम्बैलेंस है,
और आपको बैरूनी मुल्कों से या बैरूनी इंस्टीट्यूट जिस तरह IMF, ADB, वर्ल्ड बैंक से कर्ज क्यों लेने पड़ते हैं? क्योंकि आपके पास डॉलर्स की शॉर्टेज है। और अभी जो IMF का 6th रिव्यू जो होने जा रहा है वो निहायत ही अहम है और उसकी कामयाबी बहुत जरूरी है कि हम उनके प्रोग्राम को दोबारा स्टार्ट कर लें। अब ये डबल एज सोर्ड है। जब हम IMF के पास जाते हैं तो IMF हमें कहेगा कि भाई आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो जहां तक पहुंच गया है वो सस्टेनेबल नहीं है, आप अपने खर्चे कम करें, आप डेवलपमेंट इतनी नहीं कर सकते, आप इसको भी कम करें और आप अपने टैक्सेस को बढ़ाएं। और वही वो कर रहे हैं। इसी तरह जो बाकी जो मामलात हैं, देखें अब इशू क्या है। इशू ये है कि अभी एहसन साहब ने भी कहा कि करंट अकाउंट डेफिसिट 12 अरब डॉलर की तरफ जाएगा इस फिस्कल ईयर में, लेकिन 7 अरब का तो पहले 5 महीने में हो गया है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि 15 अरब को भी क्रॉस करने के इसके इम्कानात हैं। तो अगर ये 15 अरब क्रॉस कर जाता है तो फिर जो आपको फॉरेन डेट की जो जरूरत पड़ती है, यानी कि जो पैसे आपको बोरो करने पड़ेंगे इस साल में, वो कम से कम 25 से 30 अरब डॉलर्स के दरमियान में बोरोइंग आपको करनी पड़ेगी, जिसमें से आप 12 अरब डॉलर का कर्जा आप वापस कर रहे हैं। अब वो पैसा अगर आप बोरो नहीं कर पाते या उसमें कोई शॉर्टफॉल आता है या IMF की सर्टिफिकेशन नहीं होती, तो फिर तो मैं समझता हूं कि डॉलर हाथ से बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए IMF की जो प्रोग्राम है वो शॉर्ट टर्म में बड़ा जरूरी है। वो सर्टिफिकेशन आपको मिलेगी तो फिर आपका जो इतना बड़ा हदफ है इस साल बोरोइंग का वो आप पूरा कर पाएंगे, और वो कर पाएंगे तो डॉलर शायद जो है वो 200 से नीचे इस फाइनेंशियल ईयर में रहे, अगर आप बोरोइंग इतनी कर लेते हैं। तो देखें, बोरोइंग तो हमें करनी पड़ेगी क्योंकि जैसी हमारी इकोनॉमी जो है थोड़ा सा भी स्टार्टअप लेती है तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट आ जाता है। अब इसकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए? प्लानिंग ये होनी चाहिए कि ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसको हम कंट्रोल करें कि नॉन एसेंशियल आइटम्स जो है वो इंपोर्ट ना हो, लेकिन जो 5-7 साल का पीरियड है जिसमें ये करंट अकाउंट डेफिसिट आएगा, हम अपनी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करें, हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं और उस पीरियड का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको हम फाइनेंसिंग के जरिए पूरा करें। डॉलर स्टेबिलिटी अगर लाने की जरूरत है वो लेके आए, और ताकि लोगों की कॉस्टिंग, अभी तो देखें अभी बिजनेसेस के लिए क्या सबसे बड़ा चैलेंज है, वो चैलेंज कॉस्टिंग का है। हर रोज जो है, हर रोज बल्कि हर हफ्ते आपकी जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ रही है, चाहे वो बिजली की मद में हो, पेट्रोल की मद में हो, रॉ मटेरियल की मद में हो, तो वो एक इन्फ्लेशनरी ट्रेंड चल रहा है। तो इसको रोकने के लिए रुपी डॉलर की स्टेबिलिटी नंबर 1, फिर आपका जो इंटरनल जो फूड की इन्फ्लेशन है वो आप अपनी एग्रीकल्चर को इंप्रूव करके आप उस पर काबू पा सकते हैं, और फिर आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एक्सपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, उसका 2 ईयर प्लान बनाए, 5 ईयर प्लान बनाए, 7 ईयर प्लान बनाए, 10 ईयर प्लान बनाए और उसको इंप्लीमेंट करें। अच्छा, इंपोर्ट पॉलिसी पर सर काम करें, इंपोर्ट को किस तरह रोकना है इस पर काम करें, एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाना है इस पर काम करें, लेकिन अब टाइम है कम, चूंकि ये काम बहुत ज़्यादा जल्दी शुरू हो जाते तो शायद अब बहुत फाल दिखाई देते। मैं एहसन साहब, सर डॉलर का इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है स्टॉक मार्केट में, और जो एकदम से हम देखते आए हैं पिछले 3 सालों में अगर मैं बात करूं तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब बड़ी तेज़ी से निकली है। क्या आप समझते हैं कि कुछ अरसे के बाद जब मामला थोड़े बेहतर होते हैं तो दोबारा इन्वेस्टर आता है, या फिर इन्वेस्टर एक बार चला जाए तो उसका ट्रस्ट दोबारा बिल्ड होने में टाइम लगता है? देखें, ये तो अब एक मेजर इशू है कि ये जो हमारी FDIs हैं उसको किस तरह से हम दोबारा से जो है वो अट्रैक्ट करें कि वो इस मामलात के अंदर कि जहाँ पर ग्लोबल पेंडेमिक जो है वो दोबारा एक नया रुख जो है वो इस ट्रैवलिंग पे भी इम्पैक्ट हो रहा है। और जाहिर है हम उस सारे मामलात में देखना है कि हमारे ट्रैवलिज्म जो इंडस्ट्री है उसका क्या मतलब, जाहिर है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ये दोबारा से अगर कोविड आता है तो उस सूरत के अंदर हमारी FDIs पर तो इम्पैक्ट पड़ता ही है, बट जो ट्रैवलिंग इंडस्ट्री है वो भी बैठ जाती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने देखा था कि लास्ट फ्यू इयर्स के अंदर हम नेगेटिव ग्रोथ पर भी चले गए थे। अब जो मेजर जो ट्रिगर हो सकता है इकोनॉमी के लिए वो जो 6th रिव्यू के बाद जो जनवरी 12 को रिजल्ट्स आने हैं, IMF के बोर्ड ने डिसाइड करना है हमें $1 बिलियन देना है और वो क्या कंडीशंस होंगी। आई थिंक कि अगर उससे पहले कोई मिनी बजट भी एक्सपेक्टेड था, बट उसकी भी कोई एक शिकें जो हमारे सामने आती
तो हमें ज्यादा जो है वो अच्छे तरीके से पता लगता है कि IMF की कंडीशंस क्या हैं। बट जाहिर है जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो पावर टेरिफ के अंदर इजाफा हुआ है, सब्सिडीज जो खत्म की जा रही हैं पावर सेक्टर पर, जाहिर है उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हमारी बढ़ गई, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब बढ़ती है सर्टनली तो हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उस पे उसके जो टारगेट्स होते हैं वो फिर अचीव होना मुश्किल हो जाते हैं। तो इस वक्त काफी ज्यादा चैलेंजेस हमें नजर आ रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गिर गए $400 मिलियन से, हमने देखा कि एक हफ्ते के अंदर, और फिर उसके बाद हम आगे देख रहे हैं कि रुपये की इंस्टेबिलिटी है, और जाहिर है उसका इम्पैक्ट सारी कैपिटल मार्केट की इन्वेस्टर जो होते हैं जो साकरा की मद में आते हैं या रेमिटेंसेस जो आती हैं, वो जाहिर है वो कैपिटल मार्केट का रुख इसलिए नहीं करती कि आगे जाकर और रुपये डिप्रिसिएशन नजर आ रही होती है। तो बिल्कुल सही तरीके से आप बात को जो है यहाँ पर समझाया गया है कि जो अगर करंट अकाउंट डेफिसिट 10, 11, $12 बिलियन पे जाता है और नए कर्जे लिए जाते हैं और फिर पुराने $55 बिलियन जो है वो हम इस गवर्नमेंट के अंदर जो हम दोबारा से रीपे करेंगे, आई थिंक ये सारी जो रीपेमेंट्स हैं या एक्सटर्नल डेट है उसका इम्पैक्ट हमारे रुपये पर पड़ता है और पड़ता रहेगा। तो आई थिंक क्या IMF प्रोग्राम में हम अपेरेंटली कंटिन्यू होते हुए हम अपने आप को देख रहे हैं एक्सचेंज कंपनीज के लिए, और फिर जाहिर है पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ये भी कम होता चला जा रहा है। काफी ज्यादा ऐसे चैलेंजेस हैं जिससे हमारी एक्सपोर्ट्स पे भी इम्पैक्ट पड़ा है, कैपिटल मार्केट पे भी पड़ रहा है। ऐसे चैलेंजिंग टाइम्स के अंदर स्ट्रेटेजिक डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा जो है इन्वेस्टमेंट को ट्रिगर करने के लिए मोबिलाइज करना पड़ेगा। डिसीजन शॉर्ट टर्म हो तो फिर जाहिर है कि आप वक्ती तौर पर उन्हें 1-2 महीने के लिए ठीक कर सकते हैं। मैं जरा ब्रेक से वापस आऊँगा तो शेख आमिर भाई साहब भी, इन तीनों हजरात से ये जानने की कोशिश करूंगा कि जब हम मॉनेटरी पॉलिसी में एकदम से नीचे लेकर आते हैं शरह सूद, फिर एकदम से ऊपर ले जाते हैं, हम यही करते रहते हैं, तो इसमें क्या कोई बेहतरी आती है इकॉनमी में, कोई बिजनेस के लिए, या फिर ये सिर्फ एक गैर ज़रूरी अमल है जो स्टेट बैंक कर रहा है? इस पर भी बात करके देखते हैं, वापस आते हैं ब्रेक से। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले मैं चाह रहा था कि ज़रा इस पर बात करें, तो अब कर ही लेते हैं। शेख आमिर वहीद साहब से ज़रा जानने की कोशिश करता हूँ, चूँकि एक बिज़नेसमैन है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात होती हैं वो बिज़नेसमैन के लिए ये होती हैं कि जब वो कोई चीज़ बेचता है और जो ख़रीदने वाला होता है वो कहता है यार पिछले मंथ मैंने इतने की ली थी, ये इस तरह से कैसे बढ़ सकती है ये चीज़। ये भी ज़रा जानते हैं एक सादा अल्फाज में। शेख साहब ये बताएँ, बढ़ती हुई मुसलसल मॉनिटरी पॉलिसी में शरह सूद कैसे आगे जाएंगे? हम बड़ी मुश्किल से तो नीचे आए थे, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। असल में जी बिजनेसमैन तो प्लानिंग करता है अगले 2, 3, 4 साल, 5 साल के लिए, लेकिन जब आप ये जो है इंटरेस्ट रेट को कभी आप एकदम 14% पे ले जाएंगे, फिर आप 8% पे ले आएंगे, फिर आप 10% पे ले जाएंगे, तो वो अपनी प्लानिंग नहीं कर पाता। तो प्लानिंग नहीं कर पाता। फिर दूसरी बात, आपकी इन्फ्लेशन इतनी बढ़ी हुई है कि आपका इन्फ्लेशन से जीना आराम हुआ है। एक आम आदमी का, मैं तो कह रहा हूँ आम आदमी को छोड़े, जो बड़े से बड़ा बिजनेसमैन है उसके लिए भी जीना मुश्किल हो गया है। और मैं इसकी एक मिसाल दूंगा कि जितना बड़ा सर होगा उतना बड़ा दर्द होगा। ठीक है जी, ये ज़्यादा अच्छी मिसाल ठीक है जी। तो सर दर्द उतना ही होगा। बाकी देखे ना, एक आम आदमी पहले समझ एक घर का चौकीदार था, वो 15,000 या 18,000 रुपये में वो गुजारा कर लेता था। अब वो एक चौकीदार है, वो पहले एक बंदा कमाता था, 6 खाते थे, अब 6 कमाते। ठीक है, अब 6 कमाते हैं फिर भी पूरी नहीं पड़ती। ठीक है, इसी तरह आपका जो मिडल मैन है वो पिस गया बिल्कुल। जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले मिसाल ब्रेक में दे रहे थे कि जी मैं पहले ऑयल का डब्बा लाता था 1860 रुपए का अगर लेते थे तो वो 5400 5,000 क्रॉस कर गया है। इसकी रीज़न ये है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, डॉलर आपका कंट्रोल नहीं हो रहा। 110 से डॉलर आप इस 3, साढ़े 3 साल में 180 पे ले आए, तो और कहाँ तक लेके जाना है डॉलर को? देखें ना, इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री हैं, सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं और फिर खाते भी। हमारे दालें हम इंपोर्ट कर रहे हैं, चीनी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, घी ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हर चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं। लोकल हम जो है ना अपनी जो एग्रीकल्चर उसकी तरफ हमने फोकस नहीं किया हुआ। हाइब्रिड हम सीड्स मंगाएं, कॉर्पोरेट फार्मिंग करें। देखें हमारा इतना अच्छा मुल्क है, नहरी निज़ाम पूरी दुनिया में मेरे ख्याल अच्छे से अच्छा नहरी निज़ाम हमारे मुल्क का है, लेकिन हम उसकी तरफ फोकस ही नहीं करते। उसको भी तो अब बिल्कुल ख़राबी की तरफ ले गए हैं ना, उस पर ज़्यादा तवज्जो। आमिर भाई एक चीज़ मुझे बताएं, आप खुद ऑयल बिजनेस से रिलेटेड है, क्या हम पाकिस्तान में ऑयल नहीं बना सकते कि उसकी कीमत, हम ये कहते रहते हैं बाहर से आता है, एडिबल ऑयल बाहर से आता है, सब कुछ कर सकते हैं। पिछले 70 साल से जितनी इंपोर्ट हो रही है उसके ऊपर हम एक सीड डेवलपमेंट जो है
जो है टैक्स दे रहे हैं इंपोर्ट के ऊपर, सीड की डेवलपमेंट कहाँ हुई है पूरे मुल्क में? हमारी पूरी कोस्टल बेल्ट है, वहाँ पाम ऑयल लगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम हमारा ये जो चकवाल रीजन है उसमें हम ऑलिव्स लगा सकते हैं, उस पर काम कर थोड़ा बहुत शुरू हुआ है, लेकिन उसको आप हंगामी बेसिस पे शुरू करें, ठीक है। इसी तरह हमारी जो कॉटन की फसल है उससे उसका बाई प्रोडक्ट आप समझ, उसमें भी हमारा कॉटन सीड ऑयल निकलता है, उसकी तरफ फोकस करें। किनोला हम यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, इसी तरह हम सनफ्लावर ग्रो कर रहे हैं यहाँ पे, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन हम क्रॉप को बैलेंस नहीं कर पाते। किसी वक्त हमारी क्रॉप गन्ने की फसल बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी हमारी गंदम की फसल हो जाती है और उस पर हम सब्सिडीज़ दे रहे होते हैं, ठीक है। इसी कभी हमारी चावल की फसल बहुत ज़्यादा हो जाती है, चावल को हम थ्रो अवे प्राइस पे एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, एक तो क्रॉप्स को बैलेंस करें, एरियाज़ बनाएं कि जी ये हमारा गंदम का एरिया है, ये हमारा कॉटन का एरिया है, ये हमारा, यानी इसी तरह अब ऑयल के लिए आप देखें पूरा आपका बलूचिस्तान पूरा ड्राई पड़ा है, वहाँ पे काम करें। और ये बात ठीक है। और सर गवादर वाली बेल्ट तो बड़ी जरखेज है इस काम और सारा उस बेल्ट पे आप सारा पाम ऑयल लगा सकते हैं, पाम ट्रीज लगा सकते हैं, तो ये कर सकते हैं। लेकिन जब तक विल नहीं होगी उस वक्त तक हम जो है आगे नहीं बढ़ सकते। एहसन मेहंदी साहब, सर सेंसिटाइजेशन का वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसके लिए मेरा ख्याल है ज़्यादातर यूज़ किया जाता है कि उन कम्युनिटीज़ के लिए जहाँ पर थोड़ा से इश्यूज़ हों तो उनको सेंसिटाइज करें मुख्तलिफ इश्यूज़ पे। तो आप नहीं समझते कि गवर्नमेंट की भी सेंसिटाइजेशन होनी चाहिए मुख्तलिफ इश्यूज़ पे? देखिए बिल्कुल, ये तो अकाउंटेबिलिटी जो है जाहिर है, इसमें तो बड़े बड़े डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के ऑलरेडी जो है पार्लियामेंट के भी और फिर नेशनल असेंबली के भी जो है स्टैंडिंग कमेटीज बनी हुई हैं। और अकाउंटेबिलिटी तो जो है वो नैब भी एक इदारा है, फिर इसके अलावा ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है उसका भी एक रोल है जो। अच्छा ऐसे मेहंदी साहब, एक चीज़ आपके साथ शेयर भी कर दूं थोड़ी सी, फिर इस पर भी बात कर लेते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट ही है, उसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ कि पार्लिमानी ऐवानों के 1170 में से 161 अरकान ने अपनी आमदनी पर ना तो कोई टैक्स दिया और ना टैक्स गोशवारे जमा करवाए, और कई तो उस टैक्स नेट में है भी नहीं। देखिए वो बिल्कुल एक क्वेश्चनेबल बहुत सारी चीजें होती हैं कि ये जो जो हमारी जो शिकें हैं वो किस हद तक जो है, क्या वो रेजिडेंट हैं या नहीं है, ये सारी चीजें जो है वो जाहिर है इसका एक रोल है। और फिर उसकी पेनल्टीज भी हैं अगर आप फाइल नहीं करते। तो आई थिंक कि ये ग्लोबल फिनोमेना है, या इसको आप नहीं एग्जैक्टली जो है पाकिस्तान सिनेरियो में इस वक्त जो हमारा इशू अपेरेंटली, क्योंकि ये भी एक इशू है कि जाहिर है फाइलिंग होनी चाहिए, टैक्स पूरा टैक्स टू जीडीपी पाकिस्तान का 10% से भी कम है, 8% पर है, और ये इसको 15% पर होना चाहिए जिस तरह से बांग्लादेश या हमारी दूसरी कॉम्पिटिटिव इकोनॉमीज होती हैं। तो टैक्स कलेक्शन एक अपना एक इशू है, फिर टैक्स जनरेशन एक अलग एक इशू है, फिर फिस्कल डेफिसिट एक अलग इशू है कि जो 10% तक। तो पॉइंट ये है कि ये जहां पर कहीं भी जो गवर्नमेंट की एलोकेशंस होती हैं और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स होने चाहिए, वहां पर अकाउंटेबिलिटी का भी जो है एक बहुत बड़ा रोल है। तो मैं ये समझता हूं कि जो इस वक्त इकोनॉमिक सिनेरियो है, इसको अगर इम्प्रूव करना है तो टैक्स कलेक्शन को भी इम्प्रूव करना है, इसके अंदर अकाउंटेबिलिटीज जहाँ बढ़ती हैं वहां पर एफिशिएंसी आती है। और जिस तरह से ग्लोबली अकाउंटेबिलिटीज होती हैं, कोर्ट्स की जो रोल होता है वो भी रोल बढ़े, और गवर्नमेंट की अगर अकाउंटेबिलिटी होगी सर्टनली वहां पर हम देखेंगे कि जो एलोकेशन है वो सही सिर्फ की तरफ जो है वो जाएगी। तो आई थिंक कि इसका भी एक रोल है। दूसरा ये फिस्कल डेफिसिट को हमें जो अब हमें 8% 7% पे जाते हुए नजर आ रहा है, इसको कम करके हमें जो है 3 से 4% पर लेकर आना है, और ऑस्टेरिटी जो है उसको फोकस करना है। जो हम दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट्स हैं, एक्स्ट्रा मेंबर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो बहुत सारी जो है वो हमें उनके अंदर जो है ऑस्टेरिटी लेकर आनी है, कम से कम करना है, ताकि गवर्नमेंट के अखराजात अगर कम होंगे तो फिस्कल डेफिसिट कम होगा, फिस्कल डेफिसिट कम होगा तो रुपी स्टेबिलिटी हमें नजर आएगी। राणा साहब, गवर्नमेंट के अखराजात कम करने की बात तो बार बार हुई और वो हुआ तो ऐसा कुछ नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन चलें वो एक अलग टॉपिक है। राणा साहब ये बताएं, क्या इकोनॉमी की जो टीम है उसका बार बार तब्दील होना इस वजह से है कि वो उस पॉलिसी पर काम नहीं कर पा रही, जो एक पॉलिसी बनाई गई थी उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, या फिर उसकी तब्दीली की वजह से उस पॉलिसी पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा? क्या वजह है? देखिए, मैं मॉनेटरी पॉलिसी पे थोड़ा सा कमेंट करना चाहूंगा। जरूर। देखिए, एक तरफ आपको नजर आया कि सिर्फ चंद महीने पहले आपने टर्फ जैसी फैसिलिटी दी कोरोना के टाइम में, जो कि 4 या 5% पे थी, और 600 अरब दिया कि इंडस्ट्री जो है वो बोरो करे उसमें और नए यूनिट्स जो हैं वो लगाए, और उस पॉलिसी के तहत लोगों ने जो है उसको फुली यूटिलाइज किया, और लोगों ने जो है वो चीजें इंपोर्ट की, जिससे एक ग्रोथ की तरफ आपका जो है वो ट्रेंड बढ़ा। और फिर चंद ही महीने बाद
और ये एक मखसूस तबके ने इसको यूटिलाइज किया, ये एसएमई सेक्टर को तक नहीं पहुंचा टर्फ जैसी फैसिलिटी का जो है बेनिफिट जो है। और फिर अब चंद अरसे बाद आपकी जब इन्फ्लेशन बढ़ गई, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया, जो कि इन फैसिलिटीज का भी उसमें हिस्सा है, फिर आप आ जाते हैं कि जी हम अब मॉनेटरी टाइटनिंग पे जा रहे हैं। तो ये बहुत शॉर्ट टर्म पॉलिसी के ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं, यानी कि बजट आपने ग्रोथ का बजट दिया, आज जो स्टेट बैंक है वो मॉनेटरी टाइटनिंग पे जा रहा है कि आप ग्रोथ को, डिमांड को थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस में लेके आए। तो दोनों जो है एक बड़े शॉर्ट पीरियड में यू टर्न है एक दूसरे के साथ, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। जो आपका सवाल है, बिल्कुल देखिए ये क्या चीज की निशानदेही करता है कि जब आप 6 दफा एफबीआर के चेयरमैन को चेंज करेंगे, 6 या 7 फाइनेंस सेक्रेटरी चेंज होंगे, चौथा वजीर खजाना आएगा, तो ये यही शो करता है कि कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है। और अब कोई भी बंदा जो एक नई सीट पे आता है वो 3 महीने में तो सिर्फ अपनी जो है वो करंट सिचुएशन को ही गार्नर करके अपना आगे का लायमल बनाने तक आता है, और अगर 6ठे महीने वो फारिग हो जाए तो कोई भी पॉलिसी आप नहीं बना सकते, कोई भी आप लॉन्ग टर्म आप मॉनिटरिंग नहीं कर सकते अपने अदारे की। तो ये एक बड़ा फुकदान ये एक है बड़ा कि डैमेज पार्ट हो जो सकता है। गवर्नमेंट वक्त की कमी थी, इस पे चले इंशाल्लाह फिर बात होगी। शेख आमिर भाई साहब बहुत शुक्रिया, एहसन मेहनती साहब का भी शुक्रिया, राना एहसान अफजल खान साहब के भी शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।